धर्म उनका, समाज उनका, वेद उनके, पुराण उनके, पुराणों की कहानियाँ उनकी, मंदिर उनके, मंदिर के श्लोक उनके, नियम उनके, पूजा पाठ उनका, मंत्र श्लोक किस्से कहानियाँ सब उनका, सम्मान उनका, पुरस्कार उनके, मेले उनके, हंसना उनका, रोना उनका, सुख दुख सच झूठ जीवन मरण सब उनका, भाग्य भी उनका, दुर्भाग्य भी उनका। तो फिर हमारा क्या है? क्या है हमारा? तिरस्कार, जूठन, पशुता। तो फिर हम कौन हैं? कौन है हम? नीच, पापी, अधर्मी, ढोर डंगर पशु नहीं। जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती तो लोग पहले से ही खिड़की दरवाजे खोलकर खड़े हो जाते, कोसते, चिल्लाते, गंदी गंदी गालियां देते। मेरे विरोध का आलम यह था कि कोई मेरे पास से गुजरता, थूक देता। इसके बाद तो हद होने लगी। लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। स्कूल पहुंचकर साड़ी बदलकर पढ़ाती और फिर वही गंदी साड़ी पहनकर मैं घर वापस लौटती। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हुए। इतने अनर्थ अविद्या ने किए। महिलाओं को शोषण किसने किया? परंपराओं ने। महिलाओं के दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? अंधविश्वास। महिलाओं को शिक्षा से किसने रोका? कर्मकांडों ने। जो परंपराओं को, अंधविश्वासों को, कर्मकांडों को नहीं मानेगा वो नीच पशुओं सा मारा जाएगा। वो नीच पशुओं सा मारा जाएगा। वो नीच पशुओं सा मारा जाएगा। धर्म उनका, समाज उनका, वेद उनके, पुराण उनके, पुराणों की कहानियाँ उनकी, मंदिर उनके, मंदिर के श्लोक उनके, मंदिर की परछाई भी उनकी, नियम उनके, पूजा पाठ उनका, मंत्र श्लोक किस्से कहानियाँ सब उनका, सम्मान उनका, पुरस्कार उनके, मेले उनके, हंसना उनका, रोना उनका, सुख दुख सच झूठ जीवन मरण सब उनका, भाग्य भी उनका, दुर्भाग्य भी उनका। तो फिर हमारा क्या है? क्या है हमारा? तिरस्कार, जूठन, पशुता। तो फिर हम कौन हैं? कौन है हम? नीच, पापी, अधर्मी, ढोर डंगर पशु नहीं। अपनी इच्छा से तो हम ये भी नहीं हो सकते। ये भी हम उनकी इच्छा से ही हो सकते हैं। ये सब उपाधियां हमें वो उच्च वर्ण वाले देते हैं, अन्यथा इस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम जो भी हो सकते हैं केवल उनके कारण ही हो सकते हैं। उनके बिना हमारा कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं। कल जब नुक्कड़ पर कुछ ब्राह्मणवादी लड़के सुगन काका को मार रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया। हद तो तब हो गई जब एक ब्राह्मणवादी लड़के ने सुगन काका की रामपी को उठा लिया और कहने लगा, चर्मकार, इस रामपी से तूने बहुत चमड़ा छीन लिया। आज इसी रामपी से मैं तेरी खाल उतारूंगा।
जानते हैं इसमें सुगन काका का अपराध ही क्या था? उन्होंने दूर मंदिर में चल रही आरती को सुन लिया था। इसमें उनका क्या दोष? पर जानते हैं काका के साथ क्या किया गया? काका को बहरा कर दिया गया। मेरे विरोध का कोई अर्थ ना निकला, कोई अर्थ ना निकला। जब शाम को सेठ जी घर वापस आए तो मैं उन्हें देखते ही रोने लगी। सेठ जी मेरे मन की व्यथा को समझ गए और कहने लगे, सावी, यही तो हमारी लड़ाई है। इस मनुवादी सोच की शिकार केवल एक मोची काका ही नहीं, और न जाने कितने धोबी, कुम्हार, जुल्हाए, फूल वाले, मांग, महार और न जाने कौन कौन। उस दिन सेठ जी ने मेरे विरोध की बहुत तारीफ की। कहने लगे, सावी, आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसमें हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि इस लड़ाई में मैं अब अकेला नहीं, तुम भी हमारे साथ हो। उस दिन सेठ जी की आंखों में सुनहरे भविष्य को लेकर जो चमक मैंने देखी थी, उसे मैं आज तक नहीं भूली। इतना खुश सेठ जी को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये लो, मैंने सारी भूमिका बांधी, पर अभी तक आपको ये नहीं बताया कि ये सेठ जी कौन है और मैं कौन हूं। चलिए अब मैं आपको बता ही देती हूँ। सेठ जी है मेरे पति ज्योतिबा राव फूले, उन्हें मैं प्रेम से सेठ जी कहती हूँ, और मैं हूँ सावित्रीबाई फूले। सेठ जी मुझे प्यार से सावी कहकर पुकारते हैं। हम यही पुणे में रहते हैं। पहले ससुर जी के साथ पुश्तैनी मकान में रहते थे, परंतु समाज के ठेकेदारों को हमारा गरीबों के प्रति प्रेम और सौहार्द पसंद नहीं आया और उन्होंने हमें घर से निकलवा दिया। तब से हम इसी बाड़े में रहते हैं। सेठ जी के एक मित्र हैं उस्मान शेख, उन्हीं का है। उनकी बहन फातिमा शेख मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती भी है। दस साल हो गए हमारी शादी को, किंतु ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। सतारा जिले की नाय गांव में मेरा जन्म हुआ था। जब मैं 6 साल की थी तभी समाज को लगने लगा था कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे बाबा गांव के मुखिया थे, उनके लिए तो और बड़ी मुश्किल हो गई थी। रोज लोग आकर बाबा को कहते, बेटी 6 साल की हो गई है, कब ब्याह करोगे इसका? समाज की दूसरी बेटियों पर बुरा असर पड़ रहा है। जब गांव के मुखिया की ही बेटी इस उम्र पर कुंवारी बैठी रहेगी तो समाज क्या कहेगा? मुझे आंगन में खड़े जामुन के पेड़ से खेलते हुए देखकर बाबा कुछ नहीं कहते, बस हाँ हूं कहकर बात को टाल जाते। बड़े शौक से बनाया करती थी मैं गुड्डे गुड़िया। किंतु माँ से हमेशा छुपा कर रखती थी, क्योंकि जब भी माँ के हाथ में आए उसी तरह आग में स्वाह हो जाते। जिस तरह हर लड़की का बचपन कभी चूल्हे की आग में, कभी रस्मों की आग में, कभी बाल विवाह के हवन कुंड में भस्म हो जाते। माँ ने तो जैसे ठान ही ली थी, तुरंत मेरी शादी करा के रहेंगी। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, रोटी बनाना सीख, अब तू बड़ी हो गई है। और दादा जब भी माँ के सामने पढ़ते, माँ किसी पुरोहित की तरह रटा रटाए मंत्र जाप करने लगती। कहती, इसकी शादी जल्दी कर दो, दिन रात उछल कूद करती फिरती है, हड्डी पसली टूट गई तो लूली लंगड़ी के साथ कौन शादी करेगा? है? सुन रहे ना आप मैं क्या कह रही हूं? बाप के कंधों पर बोझ होती है बेटी, इसे जितना जल्दी उतार कर दूसरे के आंगन में फेंक दिया जाए उतना ही अच्छा है।
गलती माँ की नहीं। जैसी समाज की हवा वैसी आदमी की सोच। हद तो ये थी कि उन दिनों औरतों को ये भी पता ना होता कि उनके घर की दहलीज किस दिशा में है। सच तो ये है, लड़की होना ही अपने आप में अभिशाप है। जन्म होते ही हर लड़की का तिरस्कार हो जाता है। माँ बेटे के लिए पत्नी का तिरस्कार कर देता है, बेटा परिवार के लिए माँ का तिरस्कार कर देता है, पति बेटे के लिए पत्नी का तिरस्कार कर देता है। स्त्री के तो केवल रूप बदलते हैं, बेटी, पत्नी, माँ, दादी, परंतु स्त्री का तिरस्कार होना कभी नहीं रुकता। समस्या तिरस्कार होना नहीं, समस्या तो लड़की होना है। मेरी उम्र बीत रही थी, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, और हर गुजरते दिन के साथ रोज नए जुमले सुनने को मिलते। और जात के लिए उसका घर वाला, घर का चूल्हा वाला, चूल्हे की लकड़ी वाली, हाथ की धोखनी वाली, अच्छा बुरा सासरा वाला, सास के घर, बाप के घर से डोली वाली, सास के घर से अर्थी वाली। बस यही था उस समय एक लड़की का जीवन। सामाजिक दासता, स्त्री के प्रति सामाजिक दासता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाता है। आज भी कन्या के जन्म होते ही घर में मातम छा जाता है। आज भी कन्या को पिछले जन्म के पापों का फल माना जाता है। आज भी कन्या के घर में मातम छा जाता है। जन्म लेते ही उसे दूध की कढ़ाई में छोड़ दिया जाता है। पुरुष को जहां कहीं भी अवसर मिलता है, स्त्री का दमन कर देना चाहता है। आज भी स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाता है। स्त्री जहां 1000 साल पहले खड़ी थी, आज भी वही खड़ी है। मैं सावित्रीबाई फुले पूछती हूं आज इस समाज से, आखिर स्त्री का अपराध ही क्या है? क्यों वो जन्म जन्मांतर से दंड भोगती आ रही है? वो एक कन्या के रूप में जन्म लेती है, इसमें उसका क्या दोष? क्यों हर स्त्री के मन में विचार आता है, अगले जन्म मोहे बिटिया ना खींचो। आखिर मेरे 9 साल के होते होते बाबा को मेरे लिए दूल्हा मिल ही गया। पुणे शहर के फूल व्यवसायी गोविंदराव फूले के बेटे ज्योतिबाराव फूले के साथ मेरी शादी तय कर दी गई। सालों से जो ताने में दिन रात सुनती आ रही थी, न जाने इसके भाग्य में कोई दूल्हा है भी या नहीं। मुझे तो लगता है पिछले जन्म में जरूर इसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जैसे सासरा नहीं मिल रहा है। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं कुएं पे पानी भरने गई तो एक काकी कहने लगी, देख सावी, जिस लड़की का ब्याह समय से नहीं होता वो अपने माँ बाप के लिए कड़ की तरह होती है। अरे मैं तो कहती हूँ इस कुएं में कूदकर अपने आई बाबा को अपने पापा से मुक्ति दे दे। उस दिन मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। पहली बार मुझे इस समस्या का आभास हुआ। मैं रोती हुई घर की तरफ आ गई और मां से फूट फूट के लिपट कर रो पड़ी। आई मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। आई आपको और बाबा को कुछ नहीं होगा, मुझे जल्द दूल्हा मिल जाएगा, मैं जल्द सासरे चली जाऊंगी। आई मैं जल्द सासरे चली जाऊंगी। उस दिन के बाद से आई ने मुझे कभी नहीं डांटा। बाबा से भी बस एक ही बात कहती थी,
मुझे कोई जल्दी नहीं है साबी के ब्याह की, जब दूल्हा मिलेगा तब कर देंगे। शायद माँ अपने बेटी के दुख को समझ गई थी, परंतु उन अभागे लड़कियों का दुख ना ये समाज समझ पाया, न इनके परिवार वाले, जो तालाबों में, नदियों में और कुओं में मरी हुई पाई जाती थी। सुहाग की चुनरी, इसे ही उड़ाकर आई बाबा ने लपेट दिया था किसी छुई मुई की तरह। कुछ भी तो बाहर का दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे मैं घूंघट हटाकर अपने सेठ जी को देखने की कोशिश करती, वैसे ही झट से कोई ना कोई मेरे सर पे मार देता। कहता, क्या कर रही है साबी, घूंघट क्यों हटा रही है, कोई लाज शर्म है कि नहीं तुझे? और मैं फिर से इसी घूंघट के भीतर दुपक जाती। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि मैंने अपने दूल्हे को देखने के लिए कितनी लालियत हूँ। पत्नी यदि पति के सामने बिना घूंघट के आ गई तो 2 दिन के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, और यदि पत्नी पति के सामने घर वालों से बात कर ले तो 1 माह के लिए पति से अलग कर दिया जाता था। और जानते हैं मुझ पगली ने क्या किया था? अपना ये घूंघट ही नहीं, पूरी की पूरी चुनरी ही निकाल के फेंक दी। सासरे के लोग, सगे संबंधी, समाज के ठेकेदार, परंपरावादी सब अबाक। सबके मुख पर बस एक ही भाव, इसने तो घोर अनर्थ कर दिया, इतना बड़ा अपराध, इसे तो पुणे के पेशवा भी माफ नहीं कर सकते। हर कोई मेरे दंड और अपराध के बारे में सोच रहा था, और मैं दर्द के मारे तड़प रही थी, क्योंकि मेरी साड़ी के भीतर घुसकर बिच्छू ने डंक जो मार दिया था। मैं आई बाबा चिल्ला रही थी, दीवारों से टकरा रही थी, जमीन पे लौट रही थी। लगने लगा था कि आज तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस सबको यही चिंता थी कि मेरा घूंघट कैसे खुल गया, मेरी साड़ी कैसे खुल गई। तभी भीड़ से कोई चिल्लाया, दुल्हन अपनी साड़ी संभाल, क्या तेरे आई बाबा ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? सारे समाज के सामने नाक कटवा दी तूने। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस भीड़ से कोई भागता हुआ आया, उसने मुझे संभाला और मैं बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सेठ जी मेरे सामने खड़े थे। उनके मुख पर इतना तेज कि मैं तो बस उन्हें ही देखती रह गई। मैं सब कुछ भूल गई, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। तभी सेठ जी आए और बोले, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? तभी मुझे ध्यान आया कि पति के सामने बिना घूंघट होने पर 2 दिन का उपवास। मैंने अपने पास पड़ी चुन्नी को उठाया और अपने चारों तरफ से लपेट लिया। कहाँ है, बाहर निकलो। तभी बाहर से क्यों जोर जोर की आवाजें आ रही थी। मैंने बाहर दरवाजे के पीछे से देखा कि आंगन में फूल माली समाज और पेशवा के कुछ लोग खड़े थे, जो मेरे ससुर जी के साथ बहस कर रहे थे। कह रहे थे, आपकी बहू ने अपराध किया है, इसे इसका दंड मिलना ही चाहिए। पेशवा के कर्मचारी ने अपनी टोपी को घुमाया और बोला, इस तरह भरे समाज में सबके सामने घूंघट हटा देने का मतलब जानते हैं आप?
स्त्रियों को मन मर्जी करने की आजादी। आज फूले समाज की बहू ने यह अनर्थ किया है, कल कोई सोन का, फिर कोई पाट का, फिर कोई धोबी, फिर कोई मोची। इस तरह स्त्रियों के पर निकल आएंगे। देखो गोविंदराव, किसी एक स्त्री के कारण हम सारे समाज की स्त्रियों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। दंड तो आपकी बहू को मिलेगा ही। पेशवा राज में इसका दंड है 20 कोड़े। 20 कोड़े? 20 कोड़े सुनकर तो मेरा गला ही सूख गया। तभी मेरे सेठ जी उनके सामने गए और बोले, किस दंड की बात कह रहे हैं आप? क्या अपराध किया है मेरी सावित्री ने? क्या स्त्रियों को अपनी जान बचाना भी दंड है? क्या स्त्रियों के जान की कोई कीमत नहीं होती? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? मेरे सेठ जी की बात को सुनकर सब चुप हो गए। ये अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। लगता है सेठ जी आज फिर किसी सभा में बैठ गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, उस दिन के बाद से सेठ जी के प्रति मेरा मन आदर और सम्मान से भर उठा। शादी के बाद ससुराल मुझे कभी बेगाना नहीं लगा। ससुर जी मेरे बहुत अच्छे थे। सुगड़ा काकी ने ही सेठ जी को माँ की तरह पाला था। और हाँ, सुगड़ा काकी ने ही सेठ जी के लिए मुझे पसंद किया था। मेरे सेठ जी तो हमेशा इन किताबों में ही व्यस्त रहते, ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें जिन्हें वो हमेशा पढ़ते रहते। मैं उनसे पूछती, आप इन किताबों में क्या खोजते रहते हैं? सेठ जी हमेशा की तरह मुस्कुरा देते और कहते, मैं जानता हूं तू ये सब क्यों पूछ रही है, मैं तेरे साथ खेलूंगा नहीं। ये बात मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आई। मेरे सेठ जी तो इन किताबों में उन तरीकों को खोज रहे हैं जिनसे दबे कुचले लोगों को खड़ा किया जा सके, समाज के ढकोसलों के कारण मौत के मुंह में जा रहे लोगों को बचाया जा सके, शिक्षा का अधिकार सबके लिए हो, छुआछूत के कोड को मिटाया जा सके। हाथ पकड़ो उसे, रस्सी से बांधो, इसे घसीटते हुए पंचायत में ले चलो। लगता है आज फिर खेत की मेड़ पर किसी नीच जात की परछाई पड़ गई होगी, या फिर किसी अछूत ने बुझ गई आगे की राख के सहारे रात बिता दी होगी। अब बकरे की तरह घसीटते हुए लेकर गए उसे। अब हर अछूत की तरह इस बेचारे के गले में हांडी, कमर में घंटी और पीछे झाड़ू बांधी जाएगी, ताकि जब वो रास्तों से गुजरे तो लोगों को पहले से पता चल जाए कि कोई अछूत आ रहा है, और पीछे बंधी झाड़ू से वो रास्ता साफ होता जाए। वाह हरी व्यवस्था! आदमी ने ही आदमी को जानवर बना दिया, खुद के सुख के लिए दूसरे के जीवन को नरक। सोचिए सोचिए, उस आदमी की मनोदशा क्या होती होगी जिसके गले में हांडी, कमर में घंटी और पीछे बंधा झाड़ू हो। जाने दीजिए, इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर तो केवल समय ही देगा, और समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। सेठ जी अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। इन्होंने अभी अभी नया स्कूल खोला है, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। पोते पोतियों वालों ने स्कूल को लेकर इतना भय भर रखा है, स्कूल जाने की बात तो बहुत दूर, कोई ये कल्पना भी नहीं करना चाहता कि हम पढ़ भी सकते हैं। हमारी ही जाति के लोगों ने आबा को भड़काया और सेठ जी की पढ़ाई छूट गई। घर में रहकर भी सेठ जी से पढ़ाई के बारे में ही सोचते। एक दिन सेठ जी अपने मित्र गोवंडे जी से मिलने के लिए अहमदनगर गए। गोवंडे जी उन्हें किसी स्कूल में लेकर गए जहां एक फर्रार नाम की विदेशी महिला पढ़ाती थी। वे दोनों ये पूछने गए कि क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। तब उस विदेशी महिला ने कहा,
औरत घर का केंद्र होती है। अगर वो शिक्षित होगी तो परिवार तरक्की करेगा, वरना नहीं। सेठ जी के दिमाग में ये बात घर कर गई। जब वो घर आए तो अपने साथ पाटी पुस्तक कलम दवा साथ लेकर आए। वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाते। का, खा, गा। कभी कभी तो मैं ऊब जाती, फिर सेठ जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिखना सिखाते। मैं तो उनकी तरफ देखती ही रह जाती। ये मेरे पति हैं या स्कूल मास्टर? पहले सेठ जी पढ़ते थे और मैं सुनती थी। अब मैं धीरे धीरे शब्दों को पहचानने लगी थी। जब मैं लिखती थी तो सेठ जी मुझे प्यार से शाबाशी देते थे। अब धीरे धीरे मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगने लगा था। एक दिन ससुर जी ने सेठ जी से कहा, ज्योति, तुम सावित्री को क्यों पढ़ा रहे हो? वैसे भी औरतें पढ़ लिख कर लापरवाह हो जाती हैं। और तो सेठ जी बोले, ऐसी बात नहीं है आबा, ये सब बात सावित्री पढ़ लिख कर साबित कर देगी कि ये सब बात झूठ है। देखो ज्योति, औरत जात को पढ़ाओगे तो वो विधवा हो जाती है। मैंने सेठ जी से पूछा, ससुर जी ने जो बोला क्या वो सच है? सेठ जी बोले, नहीं, ये सब बात झूठ है। वे लोग आबा को भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं। वैसे भी तुम अब इतना पढ़ना लिखना सीख गई हो, तुम भी इन सब बातों को बहुत समझती हो। सेठ जी मुझे रात भर समझाते रहे, जो कुछ भी पढ़ा था उसकी याद दिलाते रहे। जब सवेरा हुआ तो मन की सारी दुविधा खत्म हो गई। मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, मैं सीखूंगी। अब मैं रुकने वाली नहीं हूं। ऐसे में सेठ जी ने बुधवार पेट में भिड़े की हवेली में नीची जात की समझे जाने वाली लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और तभी हंगामा मच गया। अब शूद्र ही नहीं, शूद्रों की लड़कियां भी पढ़ने लगी हैं। थत्ते नाम का ब्राह्मण शिक्षक स्कूल में पढ़ाता था। इन सब बातों से उसने जब स्कूल नहीं छोड़ा तो लोगों ने उसे सताना शुरू कर दिया। सुनो, काम पर मत जाओ वरना जाति से बाहर कर दिए जाओगे। इधर देखो, तेरे बर्ताव का नतीजा तेरे बच्चे भुगतेंगे। इन सब बातों से वो ब्राह्मण शिक्षक घबरा गया और एक दिन उसने स्कूल छोड़ दिया। शाम को सेठ जी उदास घर वापस आए तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो सेठ जी बोले, ब्राह्मण शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया है, लेकिन हम तब तक स्कूल को बंद नहीं रख सकते। कल से तुम्हें स्कूल में जाना होगा, तुम भी तो पढ़ा सकती हो। मैं अपने सेठ जी की बात को कैसे झुठला दूं? कलेजा मजबूत करके घर से बाहर कदम रखा। तेज तेज कदमों के साथ में चली जा रही थी। सेठ जी भी मेरे साथ चल रहे थे। लोग मेरे आगे पीछे चल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। जब मैं स्कूल के नजदीक पहुंची तब लोगों की समझ में आया कि एक औरत पढ़ाने लगी है। तभी पूरे शहर में हंगामा मच गया। जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती तो लोग पहले से ही खिड़की दरवाजे खोलकर खड़े हो जाते, कोसते, चिल्लाते, गंदी गंदी गालियां देते। स्कूल पहुंचते ही मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती। बंद कमरे में मैं नैतिक शिक्षा, जोड़ घटाना, मराठों का इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ाती। इधर सेठ जी मांग, महार और शूद्र बस्तियों में जाते शिक्षा का महत्व समझाते। मेरे विरोध का आलम यह था कि कोई मेरे पास से गुजरता थूक देता। इसके बाद तो हद होने लगी। लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। तब मैंने अपने साथ एक साड़ी लेकर जाने लगी स्कूल। स्कूल पहुंचकर
साड़ी बदलकर पढ़ाती और फिर वही गंदी साड़ी पहनकर मैं घर वापस लौटती। तो एक दिन किसी ने मेरे सिर पर पत्थर दे मारा। वजह क्या थी कि मैंने सामाजिक और धार्मिक बंधनों को ठुकराया। स्कूल का दायरा बढ़ रहा था। मैं और सेठ जी रात में ही बातें कर पाते थे। घर का पूरा काम कर लेने के बाद मैं पढ़ने लिखने बैठ जाती। एक दिन ससुर जी बहुत गुस्से में थे। बोले, समाज जिसे करने को मना करता है तुम लोग वही कर रहे हो। क्यों, किस लिए? बाग में रोज कई लोग मुझसे मिलने आते हैं। पहले शराफत से बात करते थे, लेकिन अब धमकी देने लगे हैं। बस मारना पीटना ही बाकी रह गया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सावित्री नहीं। सेठ जी बोले, डरने का मतलब है सब कुछ खत्म। अब हम रुकने वाले नहीं आबा। देखो ज्योति, आज मैं बाग में कुछ लोगों को वचन देकर आया हूं। या तो तुम दोनों अपना स्कूल छोड़ दोगे, नहीं तो ये घर। अगले दिन हम दोनों ने घर छोड़ दिया। एक दिन की बात है, सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए थे। उस दिन रात में कोई भी नहीं ठहरा था। सेठ जी हिसाब किताब करने लगे। तभी पीछे के दरवाजे से दो आदमी चुपके से हाथों में कुल्हाड़ियां लेकर घुस आए। मैं चिल्लाई, कौन है, कौन है वहां? तभी वे दोनों आदमी हाथों में कुल्हाड़ियां लेकर सेठ जी के सामने जाकर खड़े हो गए। मैं दौड़कर दोनों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। रुक जाओ भाइयों, अपने हाथ रोक लो। उसमें से एक गर्जा, हट जाओ सामने से, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। कुछ लोगों ने तुम्हें मारने का मैं ठेका दिया है। उनका कहना है कि समाज के भले के लिए तुम्हारा स्कूल और पढ़ाना बंद होना चाहिए, और हमें इस काम के लिए पैसे भी मिले हैं। सेठ जी बोले, मतलब यह है कि मेरे मरने से तुम्हें फायदा होगा? तब तो तुम हमें मार डालो, क्योंकि जीवन में मेरा उद्देश्य है गरीब जनता की सेवा करना। इतना कहकर सेठ जी ने अपनी गर्दन झुका दी। ये देखकर उन दोनों ने अपनी अपनी कुल्हाड़ियां फेंक दी। उन दोनों के नाम थे, क्या नाम थे, रोड़े और धोड़ीबा। दोनों ही सेठ जी के अंगरक्षक बन गए। बाद में सेठ जी के साथ वो पढ़ने लिखने भी लगे थे, और उन दोनों ने वेदाचार नामक एक ग्रंथ लिखा। शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष सर आर.के. पैरी ने सरकार को लिखा, ज्योतिबा और सावित्री शिक्षा का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए उनका तथा उनके काम का स्वागत करना चाहिए। सरकार ने उनकी बात को माना और सम्मान के तौर पर सेठ जी को शॉल दिया और हार पहनाया। स्कूल का काम अच्छी तरह से चल रहा था। आते जाते हमें सर मुंडाए, लाल कपड़े पहने, दरवाजों के पीछे से झांकती विधवा लड़कियां नजर आती थी। लोग उन्हें देखना भी अशुभ मानते थे। एक दिन मैंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इन औरतों से मिलने की बहुत इच्छा होती है। वो ऐसे देखती है मानो जैसे कुछ कहना चाहती हो। सेठ जी बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर वो ब्राह्मण घरों की औरतें हैं। यदि हम वहां जाएंगे तो और भी हंगामा मच जाएगा और हमारे मौजूदा काम में बाधा उत्पन्न होगी।
बाद में सेठ जी ने हमें बाबा पदम जी लिखित यमुना पैटर्न ला करके दी। ये विधवाओं के दुख को बयान करने वाला उपन्यास था। इसमें ऐसे ही विधवाओं के बारे में लिखा गया था। मेरे आने जाने के रास्ते में ऐसी एक लड़की रोज मुझे छुप छुप कर देखा करती थी। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी तो छुप छुप कर मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं भी पूरे रास्ते उस पर नजर रखे हुए थी और वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंची वैसे वो झट से घर के भीतर घुस गई, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। मैंने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? तो वो लड़की बोली, आई, अब आप ही मुझे बचाइए, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे भीतर एक जीवन पल रहा है। उनको मरे हुए 2 साल हो गए। ये पाप उनके भाई का है और मुझे अभी भी सताया जा रहा है। मैं उसे समझा ही रही थी, इतने में सेठ जी आ गए और बात को समझते हुए बोले, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। इतना कहकर मैंने उस लड़की को घर भेज दिया। आजकल हमारे घर के पानी का हौद खुला रहने की बड़ी तारीफ हो रही है। पुणे में पेशवाओं ने पीने का पानी का हौद बनवाया था, लेकिन मांग महार को पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी। छुआछूत और परछाई से भी अपवित्र हो जाने वाला जमाना था वो। पानी, कुदरत की इस देन से लोगों को वंचित रखने का इन्हें क्या हक है? हमने अपने घर के पानी का हौद सबके लिए खुलवा दिया। आज भी माँ बहनों को पानी भरते हुए देखती हूँ तो अच्छा लगता है। बाद में सेठ जी ने गुलामगिरी नामक एक ग्रंथ लिखा और सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी गई। मनुष्य जाति से नहीं बल्कि अपने गुणों से महान बनता है, इसलिए सत्यशोधक समाज में किसी भी जाति के लोगों को आने पर रोक नहीं थी। सत्यशोधक समाज में आपस में वचन देकर बगैर पुरोहित के शादी करने का फैसला किया और यह भी तय किया गया कि बेवजह पैसा खर्च ना किया जाए और हमें कामयाबी मिली। लेकिन लगता है आप लोगों ने इस कामयाबी को आगे ना बढ़ाकर इसे यहीं दबा दिया है। इसलिए दहेज का नाक फन फैलाए बैठा है। इसलिए लड़की को आज भी अभिशाप माना जाता है। 1877 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। इंसानों की पीड़ा देखी नहीं जाती थी। एक माँ ने तो अपने बच्चे को जहर दे दिया, खुद भी खाया और मर गई। धनकबाड़ी में कैंप खोला गया। मैंने सभी काम करने वाली औरतें और स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया। दिन भर चूल्हा जलता था। रोज 2000 से ज्यादा बच्चे खाना खाते थे। इसमें सुख का पुण्य मिलने से ज्यादा दुख इस बात का था कि सभी गरीबों को खाना खिलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं है। सत्यशोधक समाज की हर पखवाड़े सभा होती थी, जिसमें ये विचार किया गया कि सभी विधवा लड़कियों का मुंडन कैसे रुकवाया जाए। इसके लिए बंबई के सभा में कई हजार नाई जमा हुए, भूखों मरने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी माँ बहनों की मानहानि बिल्कुल रुकवा देना चाहते थे। ये औरतें न इनके घर की थी न इनके समाज की थी, लेकिन विचारों में सहमति आ जाने के बाद तमाम दूरियां मिट जाती हैं। मेरी बात में समर्थन में तय किया गया कि हम विधवा लड़कियों के बाल काटना तो बंद करेंगे ही, उन घरों के पुरुषों के भी बाल काटना बंद कर देंगे जो लोग हमसे ऐसा काम करवा रहे हैं। स्कूल का काम अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन मैं इसी सोच विचार में बैठी हुई थी।
मेरे कोई संतान न होने के कारण तभी सेठ जी किसी लड़की को लेकर घर आ गए। मैंने उस सेठ जी बोले, देखो तुम्हारी बेटी को घर लेकर आया हूं। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। रो रो कर बुरा हाल हो गया था, आंखें सूज गई थी, नाक से पानी भी बह रहा था। मैंने उस लड़की से पूछा, सेठ जी ने बताया, नदी में जान देने जा रही थी, काशी नाम है इसका, इसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। मैं इसे संयोगवश वहां पर था तो मैं इसे घर ले आया। मैंने उस लड़की से कहा, देखो बच्चा नया जीवन पाने के लिए आता है, उसे जीने देना चाहिए, और हाँ, हमारी तरह गलती ना करे इसके लिए उसे अच्छा इंसान बनाना चाहिए, और तुम्हारे बच्चे को हम अपना बच्चा समझकर ही पालेंगे। उस नन्ही सी जान को देख कुछ दिनों के बाद काशी ने एक बेटे को जन्म दिया। उस नन्ही सी जान को मेरी गोद में डालकर वो चली गई। हमने अपने घर को वंदनवार से सजाया, बच्चे को पालने में झुलाया, नाम रखा यशवंत। आगे चलकर ये भी यशवंत फूले के नाम से हमारे काम में शामिल हो गया। ब्राह्मण औरत की पेट से पैदा हुआ, इसलिए ये हमारे लिए पराया नहीं हो गया। ये बच्चे ही मेरी दुनिया हो गए थे। राधा स्कूल का यशवंत की पढ़ाई लिखाई बराबर चल रही थी। एक दिन सेठ जी बहुत चिंतित थे। बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कोई भी माली समाज का बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। ब्राह्मण औरत की पेट से पैदा हुआ, कोई ब्राह्मण अपनी बेटी थोड़े ही दे देगा? माली समाज में रिश्ता तो तय हो गया, लेकिन ससाने के रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत परेशान किया। राधा का घर में आगमन हुआ। सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध हमारा जीवन सहज गति से बीत रहा था। अचानक सेठ जी के शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। उन्होंने उसी हालात में अपने बाएं हाथ से अपनी अधूरी पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म को लिखकर पूरा किया। एक दिन सेठ जी बोले, सावित्री, मेरे भाई बंधु, सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार यशवंत को सुख से जीने नहीं देंगे, इसलिए हमें वसीयतनामा बनाना ही होगा। हम दोनों पति पत्नी के पश्चात हमारा बेटा यशवंत हमारी तमाम चल और अचल संपत्ति का वारिस होगा। ये कहकर सब रोने लगे। इधर सेठ जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। उनके जाने की तैयारियां होने लगी। उनके जाने का समय आ गया। तभी उनके दोनों भाई बाबा और महादेव बीच में अड़ गए। बोले, ज्योतिबा मेरे भाई थे, उनके शरीर को हम अपने कंधों पर लेकर जाएंगे। यशवंत हमारे में से नहीं है, उसे अग्निपात उठाने और चिता को अग्नि देने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैंने एक पल के लिए सोचा और अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। ठहरो, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे रीति रिवाज मत सिखाओ। इतना कहकर मैं उनके शव के पास गई और आगे बढ़कर
अग्नि पात्र को उठा ली और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए निकल पड़ी। सत्यशोधक समाज का काम बराबर जारी था। यशवंत की पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गई थी, वो डॉक्टर बन गया था। उसी दौरान 1897 में प्लेग की महामारी फैली। पुणे शहर सुनसान हो गया, लोग जंगलों की तरफ भाग गए। ऐसे बुरे वक्त में शूद्र अतिशूद्रों की मदद करने वाला कोई नहीं था। मैंने यशवंत को बुला भेजा और बस्ती बस्ती में जाकर काम करना शुरू कर दिया। यशवंत बोले, आई ज्यादा दौड़ धूप मत करो, ये प्लेग की महामारी है, लग जाएगी। मैंने यशवंत से कहा, यशवंत, संबंधों में भावुकता दिखाने की बजाय काम में मन लगाओ। और हाँ, मुझसे पहले यदि तुम चले गए तो भी कलेजा मजबूत करके जी लूंगी। इतना कहकर मैं बस्ती की तरफ दौड़ी और वहां एक छोटे से बच्चे को रोते बिलखते देखा। उसे उठाया और छाती से लगा लिया। सोचा, बच्चे को अगर इसी वक्त मौत आ जाए तो कम से कम ममता की छांव में आए। और बच्चा मर गया और मुझे प्लेग की बीमारी लग गई और मेरी जीवन यात्रा भी समाप्त हो गई। नारी शक्ति का